वकांडा फॉरएवर की डिटेल नंबर 11। जब शूरी जस्ट नेमोर को मारने वाली होती है तो वो कहती है कि बदला हमें खा चुका है, हम नहीं चाहते कि वो हमारे लोगों को भी खा जाए। Vengeance has consumed us. We cannot let it consume our people. यही सेम लाइन टिचाला ने ज़ीमो को बोली थी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। Vengeance has consumed you. लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि शूरी को ये लाइन कैसे पता। यहाँ से हमें ये पता लगा कि क्वीन रोमोंडा और किंग टिचागा ने अपनी औलादों को अच्छी परवरिश दी है ताकि वो डिफरेंट जेंडर के होके भी सेम प्रिंसिपल और सेम मोरालिटी फॉलो करें। ऐसे ही जब मैंने ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को 0.25x स्पीड में देखा तो मुझे 16 ऐसी हिडन डिटेल्स मिली जो कि शायद तुमने नॉर्मल स्पीड में मिस कर दी हो। बाकी मानना पड़ेगा मार्वल ने कई सालों बाद एक मूवी ऐसी दी जिसके ब्रेकडाउन में मुझे पर्सनली काफी मजा आया। इसके ईस्टर एग्स ने एवेंजर मूवी की याद दिला दी, तो इस वीडियो में कुछ भी मिस मत करना। डिटेल नंबर 1। जब हमें पहली बार टिचाला का कास्केट दिखाया जाता है तो इस सीन में हमें टिचाला की शील्ड और उसका वेपन दिखाया जाता है। अब डिटेल यहाँ पर ये है कि डायरेक्टर ने ये शील्ड यहाँ पर इसलिए डाली है क्योंकि विदाउट टिचाला द शील्ड ऑफ वकांडा इज गॉन। डिटेल नंबर 2। मूवी की स्टार्टिंग में शूरी के हेयर्स लॉन्ग थे। जब मूवी 1 साल बाद जंप करती है तो शूरी के हेयर्स हमें शॉर्ट दिखाए जाते हैं। अब कुछ कल्चर्स के हिसाब से जब किसी की डेथ होती है तो हेड को शेव किया जाता है, जिस वजह से शायद जब टिचाला जिंदा था तब शूरी के हेयर्स लॉन्ग थे और उसके मरने के 1 साल बाद हमें शॉर्ट हेयर दिखाए गए। डिटेल नंबर 3। तो मूवी का फर्स्ट बैटल वकांडा आउटरीच सेंटर में होता है जहां पर अनेका की फाइट होती है। तो अनेका अपने वाइब्रेनियम डैगर निकालती है जो कि फुल्ली होलोग्राफिक होते हैं और वो सेम डैगर होलोग्राफिक शील्ड भी बन जाते हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि ये शूरी का ब्रांड न्यू इनोवेशन है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमने पहले भी किसी पे देखी है, मगर किस पर। डिटेल नंबर 4। ये डिटेल काफी रियलिस्टिक है। तो जब अनेका और सोल्जर्स की फाइट हो रही होती है तो एक सोल्जर को जब तुम नोटिस करोगे तो ये रैंडम फायर कर रहा होता है बिना किसी के एम किए, जो कि सही भी है। इसमें एक्सप्लेनेशन की शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन मैंने एक्शंस पर बहुत सारी डिटेल नोटिस की है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। डिटेल नंबर 5। नेमोर से पहली बार मिलने के बाद क्वीन रोमोंडा अपनी सभा बिठाती है जिसमें वो किसी पर भरोसा नहीं करती एम्बाकू को छोड़ के, क्योंकि वो एम्बाकू ही था जिसने किलमोंगर को थ्रोन पर आने से ऐतराज किया था। और फिर बाद में जब शूरी को नेमोर किडनैप कर लेता है तो क्वीन रोमोंडा कहती भी है कि उसे किसी पर भरोसा नहीं है, लेकिन एम्बाकू पर इसलिए था क्योंकि उसने उसकी हेल्प करी थी टिचाला को बचाने में। डिटेल नंबर 6। जब शूरी रीरी से मिलती है तो रीरी अकोई से बचने के लिए स्पेस हीटर उठा लेती है, तो शूरी मजाक में कहती है कि वो हीटर से मार सकती है। With that merman with the winged ankles who wants to kill her all by herself. You got this with your heater. Oh. जो कि एक्चुअली में फोरशैडो कर रहा था मूवी की एंडिंग, क्योंकि नेमोर को एंडिंग में स्पेस हीटर से हीट देकर ही वीक किया गया था। डिटेल नंबर 7। उस चेजिंग वाले सीन में जब अकोई और शूरी ब्रिज से होके जा रहे होते हैं तो अचानक टेलोकन्स मतलब नेमोर के लोग उन पर वाटर बॉम्ब फेंक देते हैं, जिसे हम इस फ्रेम में कार के नीचे देख भी सकते हैं। लेकिन जब तुम इसे अच्छे से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि इधर बॉम्ब के साथ पानी की बूंद भी गिरती हुई दिख रही है। अब इसमें बड़ी बात यह है कि ये सीन फुल्ली CGI बेस्ड है, और अगर यहाँ पर VFX टीम पानी ना भी ऐड करते तो हमें कोई भी फर्क पता भी नहीं चलती। लेकिन भाई हम कैसे भूल सकते हैं कि वो मार्वल है। डिटेल नंबर 8। नेमोर ने शूरी से कहा था कि वो आसमान में तैर सकता है और उसकी एज भी स्लो होती है। Swim in the sky and age slower. मुझे शुरू में लगा था कि उसने फ्लाई को स्विम बोला है अपनी लैंग्वेज में क्योंकि वो फ्लाई करता है, लेकिन जब मैंने इसे स्लोमो में देखा तो मुझे एक्चुअली में पता लगा कि ये फ्लाई नहीं स्विम ही करता है। यहाँ पर नेमोर के हैंड मूवमेंट्स देखो, बिल्कुल वैसे हैं जैसे कि ये स्विम कर रहा हो। इसके अलावा वो अपने फीट्स को भी इस हिसाब से मूव करता है जैसे कि वो सच में स्विम कर रहा हो। अगर भाई ने बोला स्विम करने का तो करने का। डिटेल नंबर 9। ये डिटेल पिछली डिटेल से मैच करती है, तो मैंने इस डिटेल को थोड़ा अलग किया है क्योंकि इसे हमें इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जब नेमोर फ्लाई करते करते डाइव मारता है तो वो एक्चुअली में ऐसे डाइव मारता है जैसे कि वो स्विम कर रहा हो। अब मैंने इस डिटेल को इतना इंपॉर्टेंस इसलिए दिया क्योंकि स्विम वाला डायलॉग जस्ट डायलॉग नहीं था, एक्चुअली में उसके पीछे पूरी कोरियोग्राफी हुई है। नेमोर को थॉर और आयरन मैन की तरह फ्लाई नहीं कराया, उसको एक यूनिकनेस दी गई है उसकी। वो अपने हाथों को हवा में ऐसे फहराता है जैसे कि स्विम कर रहा हो और वो डाइव भी ऐसे लगाता है जैसे कि पानी में ही कूदा हो। डिटेल नंबर 10। जब अनेका होलोग्राफिक डैगर यूज करती है तो ओकाया उसे मना करती है उसे यूज करने के लिए क्योंकि वो अपने सिग्नेचर वेपन्स की वफादार थी। लेकिन मूवी की एंडिंग में जब ओकाया मिडनाइट एंजल सूट पहनती है तो वो उन डैगरों को यूज करती है, लेकिन जब तुम डैगर को अच्छे से नोटिस करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये बिल्कुल थॉर के हैमर की तरह वर्क कर रहे हैं। डिटेल नंबर 12। ये डिटेल काफी सॉफ्ट है, तो वकांडियन लैंग्वेज को मूवी के अंदर येलो सबटाइटल में दिखाया गया है, टेलोकन लैंग्वेज को ब्लू में और फ्रेंच स्पेनिश को व्हाइट में दिखाया गया है। अब जब नाकिया एक लेडी को मैक्सिको में अप्रोच करती है स्पेनिश में तो टेक्स्ट व्हाइट होता है, लेकिन जैसे ही वो टेलोकन बोलती है तो टेक्स्ट ब्लू हो जाता है। तो ये सॉफ्ट इंडिकेशन था ऑडियंस को कि नाकिया को टेलोकन लैंग्वेज आती है। डिटेल नंबर 13। जब एम्बाकू फर्स्ट अपीयरेंस करता है मूवी के अंदर तो वो एक गाजर खा रहा होता है। अब तुम कहोगे तो इसका रेफरेंस ब्लैक पैंथर 1 से है, क्योंकि एक्चुअली में ब्लैक पैंथर 1 में एम्बाकू ने कहा था कि वो एक वेजिटेरियन है। I'm kidding, we are vegetarians.
डिटेल नंबर 14, जब एंडरसन कूपर न्यूज रिपोर्टिंग कर रहा होता है CNN पर वकांडा के बारे में, तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं सब हेडिंग में। तो यहाँ पर स्कॉट लैंग की बुक लुक आउट फॉर द लिटिल गाय के बारे में लिखा हुआ है, जिस बुक को तुमने एंटमैन इन द वेस्ट क्वांटमेनिया में देखा भी होगा जब स्कॉट लैंग अपनी बुक रीड कर रहा होता है। अब ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर आई थी 11 नवंबर 2022 में और एंटमैन इन द वेस्ट क्वांटमेनिया आई थी 17 फरवरी 2023 में। डिटेल नंबर 15, मूवी के एंड में एवरेट रोज को प्रिजन के लिए ले जाया जा रहा होता है वकांडियंस की हेल्प करने की वजह से, लेकिन जब तुम इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर फोकस करोगे तो तुम्हें मिलेगा CB112976, क्योंकि एक्चुअली में चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट था, क्योंकि CB का मतलब था चैडविक बोसमैन, जिसका बर्थ हुआ था नवंबर 29, 1976 में। डिटेल नंबर 16, तो हम यहाँ पर नाकिया का हाउस नंबर 1804 देख सकते हैं, जिसको अगर तुम अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें मिलेगा लाइक एंड सब्सक्राइब, तो कर दो। बाकी कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें कौन सी डिटेल सबसे ज्यादा पसंद आई। इसके अलावा मैंने जॉन विक के सारे चैप्टर्स पर हिडन डिटेल्स पर वीडियो बना रखी है, अगर तुम्हें वो देखनी हो तो तुम जॉन विक वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।